Now in today's class we are going to read our history chapter 4, the creation of an empire. एक साम्राज्य की शुरुआत, निर्माण। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था किस तरह से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी भारत में, कैसे बाबर ने एक्सपेंड किया था मुगल साम्राज्य को, और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा किस तरह से इसको संचालित किया गया। In this video we will know about the Akbar policies and अन्य successor of Akbar. Now let's start this chapter from case study of Akbar's policy. अकबर ने जो नीतियाँ बनाई थी कौन कौन सी थी, उसने संचालित करने के लिए, अपने शासन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए राजपूत पॉलिसी को लागू किया। अकबर प्रोस्यूड ए पॉलिसी ऑफ अलायंस, उसने एक समझौते बनाने वाली, राजपूतों के साथ समझौता करने के लिए एक पॉलिसी को फॉलो किया था। ही एम्बार्क्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ कंसिलेटिंग एंड विनिंग ओवर द लोकल रूलर्स। इसके लिए वो इस पॉलिसी के थ्रू क्या करना चाहता था, अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ जो लोकल रूलर्स थे, शासक थे, उनको भी विन करना चाहता था। ही डिड नॉट ट्राई टू रिड्यूस द पावर, इसके लिए उसने उनकी पावर को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया। एंड द अथॉरिटी ऑफ द लोकल रूलर्स, ना ही उनकी अथॉरिटी को नष्ट किया। इंस्टीड ही ट्राइज टू हैव फ्रेंडली अलायंस, लेकिन इसके स्थान पर उसने मित्रवत अलायंस बनाने की कोशिश की, बेस्ड ऑन मेट्रोनॉमी, और यह संबंध स्थापित किए थे वैवाहिक संबंध के रूप में। इसके लिए उसने वैवाहिक समझौते एक तरह से विस्तारित किए थे। बाय मीन्स दिस एसोसिएशन ही डिमांड फ्रॉम देम टू फॉर्मल सबमिशन, a promise to provide military help when required, the regular tributes to the royal courts। एक संगठन बनाया गया जिसके द्वारा डिमांड की गई एक सबमिशन की, किस तरह से, मिलिट्री हेल्प की जब रॉयल कोर्ट्स को उसकी ज़रूरत होगी। ही अलाउ द राजपूत रूलर्स ऑफ राजस्थान टू होल्ड देयर टेरिटरीज इन लाइव ऑफ सच अलायंस, और राजपूत रूलर्स जितने भी राजस्थान के उनको उनके क्षेत्र उन्हीं के पास रखने के लिए कहा गया। केवल इस तरह के अलायंसेस यहाँ पर प्रमोट किए गए। अकबर अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ लाइबरल मेजर्स, इसके साथ कुछ लाइबरल उदारवादी कदम उसके द्वारा उठाए गए। फॉरबिडिंग सोल्जर्स टू एनस्लेव वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ रिबेलियस विलेजेस एंड रिमिटिंग पिलग्रिमेज टैक्स, जो वुमेन्स और बच्चे थे गुलामों के रूप में जो बच गए थे उनको एनस्लेव नहीं किया गया, और जो टैक्स था धार्मिक स्थलों पर वो छोड़ दिया गया। However, his relations with Rajputs improved, particularly after the marriage alliance with आमेर, और उनके जो समझौते थे राजपूतों के साथ वो और अधिक तब सुधरे जब उसने आमेर के साथ मैरिज अलायंस, वैवाहिक समझौते स्थापित किए थे। राजपूत नोबल बिगेन टू एंटर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो राजपूत दरबारी थे, नोबल्स थे, वो मुगल प्रशासन में शामिल किए जाते थे सेवादार के रूप में। एंड द हाईएस्ट पोजीशन एज जनरल एंड गवर्नर, उनको दी जाती थी हाईएस्ट पोजीशन एज जनरल एंड गवर्नर्स। राजा टोडरमल एंड राजा मान सिंह वर सम राजपूत चीफ, इसी तरह के प्रमुख चीफ थे जो राजपूतों से बिलोंग करते थे और हाई रैंक के रूप में जाने जाते थे अकबर के दरबार में। इट इज एविडेंट दैट राजपूत एमर्ज्ड एंड डिपेंडेबल अलायंस, इस तरह से यह प्रमाण है उन डिपेंडेबल अलायंस के समझौतों के जो उसने राजपूतों के साथ बनाए थे। They were also employed in the task of governance, वो एम्प्लॉय करता था अलग अलग टास्क के लिए, गवर्नेंस के लिए, सरकार चलाने के लिए। राजपूत वर गिवन कंप्लीट फ्रीडम, राजपूतों को पूरी फ्रीडम दी गई थी, वे किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते थे, टेम्पल्स बना सकते थे, अपने सेलिब्रेट कर सकते थे अपने फेस्टिवल्स को, एंड वियर देयर कास्ट मार्क, और अपने जो धर्म से रिलेटेड मार्क्स थे उनको पहन सकते थे। अकबर्स राजपूत पॉलिसी वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, उनका राजपूत पॉलिसी का जो फैक्टर है वो महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में जाना जाता है। दैट कंट्रीब्यूट टू द कंसोलिडेशन एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसने एक योगदान दिया उनके मुगल साम्राज्य को फैलाने में और उसको दृढ़ करने में। रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीतियाँ। अकबर वाज ए फार साइट मोनार्च, वे एक दूरदर्शी राजा था। He realized that the govern an empire so large, he has consolidated the peoples of his empire. इस बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसने सोचा था कि कंसोलिडेट करना,
कंसोलिडेट द पीपल्स ऑफ हिज एम्पायर, उसने अपने लोगों के साथ, जनता के साथ कंसोलिडेट किया, समझौते किए। ही हैड टू टॉलरेट टुवर्ड्स द हिंदू सब्जेक्ट्स, वह हिंदू जनता जो थी उनके साथ भी सब्जेक्ट अपनी जनता के साथ व्यवहार करता था, टॉलरेट करता था। ही प्रोपोगेट द पॉलिसी ऑफ पीसफुल, और एक शांतिपूर्ण समझौते उनके साथ रखता था। द फर्स्ट थिंग ही डिड बिकमिंग द एम्परर हैज अबॉलिश द जियाज, उसने जियाज को अबॉलिश कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। यह वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पीपल्स पर लगाया जाता था। ही फॉरबेड द फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम, यहाँ तक कि जो वॉर में प्रिजन बनाए जाते थे, बंदी बनाए जाते थे, उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए फोर्स किया जाता था, उसने इस प्रथा को भी बंद कर दिया। अकबर इज ऑफन सीन एज सेकुलर मोनार्च, इस तरह से वह एक धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में देखा जाता था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। एंड वॉज अडॉर्ड द स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, और इसी कारण से प्रशंसनीय रहा वो विभिन्न स्कॉलर्स, विचारकों के द्वारा जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। फॉर दिस ही ऑल्सो गॉट बिल्ड द इकदात खोरा एंड हॉल ऑफ वर्शिप, उसने मुस्लिमों के लिए नमाज पढ़ने के लिए प्लेसेस बनवाए, तो हॉल ऑफ वर्शिप का भी निर्माण कराया। वेयर स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस हैड डिस्करेज, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के स्कॉलर्स को, विचारकों को करेज किया जाता था। अकबर बिहेव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ सिक्खुल यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल सांप्रदायिक शांति जो होती है उसको स्थापित करने के लिए वो सिंखत कुल नामक सिद्धांत को फॉलो करते थे। ही रियलाइज्ड दैट देयर वर बी एलिमेंट्स ऑफ गॉडेसेस इन ईच रिलीजन, कुछ तत्व हैं जो देवी देवताओं के रूप में जाने जाते हैं सभी धर्मों में। एंड इसेंशियली ईच रिलीजन एम टू लव एंड हार्मनी, इसलिए सभी धर्मों को प्रेम और हार्मनी से, आनंद से रहना चाहिए। बेस्ड ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग, अपनी इस अंडरस्टैंडिंग के कारण जो उसकी विभिन्न धर्मों से बिलोंग करती थी, ही फॉर्मुलेटेड हिज ओन रिलीजन, उसने एक नए धर्म की भी शुरुआत की जिसको दीन इलाही का नाम दिया गया। एंड और द डाइविन फेथ, इसको डाइविन फेथ का नाम भी दिया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें वन गॉड एंड वन रिकॉग्नाइजेशन पर बिलीव किया गया था। दीन इलाही वाज नॉट ए रिलीजन, यह एक धर्म नहीं था, एक सेंस था। इट हैड नो रिचुअल्स टू परफॉर्म, इसमें कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करने पड़ते थे, इसकी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं थी। नो प्रीस्ट, नो पुजारी, नो टेम्पल्स एंड नो मॉस्क्यू। इट वाज ओनली ए कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट, यह केवल एक कोड ऑफ कंडक्ट था। एंड इट एम्ड एट अचीविंग पीस, और इसका उद्देश्य केवल शांति को स्थापित करना था। टॉलरेंस एंड हार्मनी, लोगों के बीच आनंद फैलाना था। वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्टेड इट, बहुत कम लोगों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन अकबर ने किसी को भी प्रतिबंधित नहीं किया इसको फॉलो करने के लिए। राजा बीरबल एक्सेप्टेड इट, राजा बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया, बट राजा मान सिंह कम्प्लीटली डिसअप्रूव्ड ऑफ इट, लेकिन राजा मान सिंह ने पूरी तरह से इसको समर्थन नहीं किया था। लैंड रिवेन्यू, लैंड वाज द मेन सोर्स, लैंड को मेन सोर्स माना जाता था मुगलों के लिए रिवेन्यू कलेक्शन का। अकबर मॉडल्ड हिज लैंड रिवेन्यू सिस्टम ऑन शेरशाह सिस्टम, अकबर ने अपनी शासन में जो सिस्टम फॉलो किया वो शेरशाह सूरी के सिस्टम पर फॉलो किया था। इसके अनुसार वाज असिस्टेड बाय द एबल मिनिस्टर्स, वह उनके जो कुशल मिनिस्टर्स थे जस्ट लाइक राजा टोडरमल, उनके द्वारा उनको सहायता दी गई। द रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय टोडरमल, जो टोडरमल के द्वारा रिवेन्यू सिस्टम फॉलो किया गया उसको बंदोबस्त का नाम दिया गया था। इसमें पहले लैंड को सर्वे किया जाता था, मेजर किया जाता था विद बम्बो स्टिक्स की सहायता से, एंड जिसको जारिब कहा जाता था, जॉइन टुगेदर एंड आयरन रिंग्स एट द एंड्स अकॉर्डिंग टू द आईने अकबरी, आईने अकबरी के अनुसार जो कैटेगरीज की गई थी, 4 कैटेगरीज थी। पेटोज विच वाज लैंड ऑलवेज अंडर कल्टीवेशन, पॉल्यूटी लैंड ओकेशनली लेफ्ट फैलो, वह लैंड जो खाली छोड़ दी जाती थी फर्टिलिटी के लिए, एंड कोचर एंड बंजार डिपेंडिंग वेदर इट्स ओकेशनली और रेगुलरली कल्टिवेटेड, जो किसी अवसर पर कल्टिवेट की जाती थी या रेगुलरली कल्टिवेट की जाती थी। विच वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू गुड एंड मिडल और बैड, इस तरह से लैंड को डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरीज में, गुड, मिडल और बैड, और उसी के हिसाब से उन पर फिक्स किया जाता था लैंड रिवेन्यू को, और एटलीस्ट यह 10 ईयर्स के लिए निश्चित कर दिया गया था। द स्टेट शेयर 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, इस तरह से जो शेयर होता था वो 1/3 होता था प्रोड्यूस का।
और वह कैश रूप में भी हो सकता था या फसल के रूप में भी हो सकता था। किसानों के लिए लोन की व्यवस्था भी थी इन केस द क्रॉप फेल, और जब फसल खराब हो जाती थी सूखे या बाढ़ की कंडीशन में, तो जो गवर्नमेंट थी वो रिमिटेड द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू को रिमिट करती थी। द सिस्टम वर्क वेल, यह सिस्टम बहुत अच्छे से चलता रहा और एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रेवेन्यू, और इस तरह से जो सप्लाई थी रेवेन्यू की वो निश्चित हो गई थी। जहांगीर को अकबर के सक्सेसर के रूप में जाना जाता है बाय हिज सन सलीम। सलीम थे ही अस्यूम द टाइटल ऑफ जहांगीर, जिनको जहांगीर का नाम दिया गया था, जिसका मीनिंग होता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के विजेता। थ्रू आउट हिज रेन, उसके शासन में द फॉलोड अकबर पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कोएग्जिस्टेंस, उसने अपने पिता की पॉलिसीज को फॉलो किया। ही लाइक हिज फादर यूज बोथ मिलिट्री फोर्स एंड डिप्लोमेसी टू डील विद एडवाइजर्स, उन अपने सलाहकारों के साथ वह डिप्लोमेसी को और मिलिट्री शासन को फॉलो करते थे। जहांगीर मेंटेन कॉर्डिनल रिलेशंस उसने फॉलो किए राजपूतों के साथ। मैरिड राजपूत प्रिंसेस एंड राजपूत की जो राजकुमारी थी उनके साथ उसने शादी की। अवॉर्डेड हाई पोजीशंस टू राजपूत चीफ ऑल्सो। जहांगीर सक्सेसफुली क्रॉस द रिवोल्ट बाय हिज सन खुसरो, उसके बेटे खुसरो के द्वारा जो समझौता किया था उसने मान सिंह के साथ, उसके द्वारा जो रिवोल्ट की गई उसको उसने सक्सेसफुली क्रश किया। हिज रिलेशन बिकेम स्ट्रेन विद द सिख्स टू, उसके जो रिलेशंस थे सिखों के साथ वो भी दबाव का कारण रहे। वैन द लेटर रेजिस्टेंट खुसरो इन हिज रिवोल्ट अगेंस्ट हिज फादर, अर्जुन देव वाज आस्क्ड टू पे ए फाइन, अर्जुन देव को पे करना पड़ा फाइन। वैन ही रिफ्यूज, लेकिन जब उसने इनकार किया, ही वाज एग्जीक्यूटेड, उसको मृत्युदंड दिया गया। दिस स्टार्टेड ए लॉन्ग एंड बिटर स्ट्रगल, इस तरह से सिखों और मुगलों के बीच एक संघर्ष की शुरुआत हुई। डिक्कन में जहांगीर ने कैप्चर किया फोर्ट ऑफ अहमदनगर एंड थ्रू ही फेस्ड थ्रू रेजिस्टेंस फ्रॉम मलिक अंबर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अहमदनगर। इन द नॉर्थ वेस्ट जहांगीर लॉस्ट कंधार, जहांगीर ने लॉस्ट कर दिया कंधार को टू द पर्शियन के लिए। दिस वाज ए सिग्निफिकेंट लॉस, ये विशिष्ट लॉस माना जाता है उनके लिए। एंड ट्रेड रूट्स लिंक्ड इंडिया, क्योंकि ऑल ट्रेड रूट्स यहीं से लिंक करते थे वेस्ट एशिया से थ्रू कंधार। इट वाज ड्यूरिंग जहांगीर रेगन, जहांगीर के शासनकाल में मैनी यूरोपियन कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज थी लाइक डच, पोर्तुगीज, इंग्लिश, उन्होंने भारत में आकर अपनी ट्रेड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। However, Portuguese started attacking मुगल शिप, और यहाँ तक कि पुर्तगालियों ने मुगल शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। To deal with the manic, जहांगीर supported their rivals, इस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने उनके विद्रोही जो थे राइवल्स थे डच और इंग्लिश, उनको सपोर्ट किया। In 1608, Captain William Hawkins arrived to Surat and court of James I. He stayed in his court as मनसबदार, और मनसबदार के रूप में उनको 3 इयर्स तक नियुक्त किया गया। इन 1640 सर थॉमस रो वाज सेंट बाय जेम्स फर्स्ट एज द ब्रिटिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। उसके बाद जेम्स को ब्रिटिश राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा गया और उन्होंने भारत में सूरत में उनको फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी थी। शाहजहां, प्रिंस खुर्रम को शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जो रिवॉल्टिंग अगेंस्ट हिज फादर जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट करने के बाद सक्सेसर बने थे। द पीरियड ऑफ शाहजहां's रूल इन इंडिया रिगार्डेड एज गोल्डन एज, उनके शासनकाल को भारतीय आर्किटेक्चर के क्षेत्र में गोल्डन एज माना जाता है। उन्होंने कंस्ट्रक्शंस को बहुत अधिक क्रेडिट दिया था और ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया था। ही बिल्ट ए न्यू सिटी, उसने एक नए शहर का भी निर्माण कराया जिसको शाहजहानाबाद का नाम दिया गया और उसको बाद में अपनी कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश किया। शाहजहां पार्टिसिपेटेड इन द ऑल मिलिट्री कैंपेनिंग ड्यूरिंग हिज फादर टाइम, उसने सभी मिलिट्री कैंपेनिंग्स में अपने पिता के शासनकाल में हिस्सा लिया था। एंड ऑल्सो प्लान ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग हिज रेन, और इसी तरह से उनको भी प्लान किया अपने शासनकाल में। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर फर्दर, उसने अपनी साम्राज्य की बाउंड्रीज को भी फैलाने का काम किया। जब वह शासक बना ही फोर्स्ड रिवॉल्ट, उसको बहुत सारी रिवॉल्ट का भी सामना करना पड़ा डिक्कन में, लेकिन उसने उसको क्रश कर दिया। व्हाइल अहमदनगर वाज कंप्लीटली अनेक्सेड, मिर्जापुर एंड गोलकोंडा वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द सुज़रेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर। इस तरह से मिर्जापुर, गोलकोंडा इन सबको
जबरदस्ती मुगल शासन के अंडर कंट्रोल में आना पड़ा। ही ऑल्सो सेंड मिलिट्री एक्सपेडिशंस टू नॉर्थ, उसने कंधार पर भी विन करने के लिए मिलिट्री कैंपेनिंग की थी, लेकिन वहां पर वह सफल नहीं हो पाया। शाहजहां इज रिमेम्बर्ड एज द मोस्ट, उनको जाना जाता है ताजमहल के लिए। ताजमहल जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होता है। शाहजहां बिल्ड दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ मुमताज महल। ताजमहल कंटेन टॉम्ब्स ऑफ मुमताज महल, इसमें मुमताज महल की कब्र है एंड शाहजहां का टॉम्ब भी यहीं पर है। ही रेन मार्क द कल्चरल जर्नीत ऑफ मुगल रूल, मोस्ट सक्सेसफुल टाइम के रूप में उनके क्षेत्र को जाना जाता है, मुगल रूल के रूप में। बट हिज मिलिट्री एक्सपेंशंस ब्रॉट एन एम्पायर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्टी, लेकिन जो उनका मिलिट्री का एक्सपेंशन था उसके कारण जो उनका शासन था वो दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो गया था। वार ऑफ सक्सेशन, उनके शासन में उत्तराधिकारी के रूप में सक्सेशन पाने के लिए संघर्ष चलता रहा। उनके जो सन थे, सन ऑफ शाहजहां, दारा सिको, मुराद, शाहजहां एंड औरंगजेब, सभी थ्रोन पाना चाहते थे, सिंहासन पाना चाहते थे, जिसके कारण उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। लास्ट ईयर ऑफ शाहजहां रूल, शासन में लास्ट जब शासन का अंत चल रहा था, शाहजहां के शासन का, उसमें संघर्ष चल रहा था उनके बीच। शाहजहां वाज ओवरथ्रोन बाय रिबेलियन, और उनको औरंगजेब के द्वारा ओवरथ्रो कर दिया गया उनके सिंहासन से एंड डिक्लेयर शाहजहां वाज इनकम्पिटेंट रूलर, और उनको एक इनकम्पिटेंट रूलर घोषित कर दिया गया और इम्प्रिजन कर दिया गया आगरा फोर्ट में, वेयर ही लिव्ड टिल हिज डेथ, जहां पर मृत्यु तक वह बंदी रहे। औरंगजेब 6th रूलर के रूप में जाना जाता है मुगल शासन में। ही assumed the title of आलमगीर, उनको कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड आलमगीर का टाइटल दिया गया, बादशाह का टाइटल दिया गया एंड गाजी का टाइटल दिया गया था। ही एक्सपीरियंस एज ए गवर्नर ऑफ डिकैन, उसको एक्सपीरियंस था गवर्नर के रूप में, उसने काम किया था डिकैन एरिया में एंड हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग हिज पोजीशन एज ए एम्पायर, जिसके कारण उसको सहायता मिली अपनी पोजीशन को एज ए एम्पायर एस्टैब्लिश करने में। औरंगजेब रिटेन द थ्रोन फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, उसके पास जो सिंहासन रहा लगभग 50 सालों तक उसने शासन किया। He spread the extent of the Mughal Empire to the entire India, उसने भारत के पूरे एरियाज में मुगल एम्पायर को स्थापित करने का प्रयास किया था। साउथ मोस्ट टिप इंडिया, औरंगजेब रीन वाज मार्क्ड एज द न्यूमरस रिवॉल्ट, लेकिन उसके शासनकाल में असंख्य विद्रोह भी हुए, जाटों की तरफ से, सतनामीज, बुंदेलास की तरफ से, एंड दे वर ऑल क्रस्ड बाय औरंगजेब, सभी को उनके द्वारा दबा दिया गया। औरंगजेब पॉलिसीज एटोनाइज्ड द राजपूत एंड मेड देम हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर, उनकी जो पॉलिसीज थी राजपूतों के खिलाफ, वो उसके कारण उनको हॉस्टाइल मींस उनके बंदी के रूप में रखा गया। सो औरंगजेब लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ मेजॉरिटी, इसी कारण से जो मुगलों के एलिज थे राजपूत, उन सब की वफादारी उसने खो दी थी। He even astonished the peace-loving Sikh communities when he ordered the execution of Guru Tegh Bahadur on his refusal to embrace Islam. उसको सिखों का भी विद्रोह झेलना पड़ा क्योंकि उसने जो सिख गुरु थे तेग बहादुर उनको रिफ्यूज कर दिया और एम्ब्रेस उनको फोर्स किया इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। His Deccan policy was turning out of very expensive, जो उसकी Deccan पॉलिसी थी वो भी बहुत महंगी पड़ी उसको। So he raised the land revenue 1/3 to 1/2 part of total produce, और इसने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया। He also imposed जाजिया, उसने जाजिया को भी लागू कर दिया, नॉन मुस्लिम टैक्स था जिसको अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। Deccan पॉलिसी, अकबर स्पेंड अराउंड 26 ईयर्स, अपने शासन के लगभग 26 ईयर्स उसने डिकेन के कंट्रोल के लिए बिताए थे। This was the time when Marathas power was ascending in the Deccan, उस समय पर मराठाओं की पावर वहाँ पर फैल रही थी। So they come in direct conflict, जिसके कारण उनके बीच डायरेक्ट विद्रोह था। The Mughals carried on a long campaigns, मुगलों के द्वारा एक लंबी कैंपेनिंग्स की गई against the Marathas। इस बार में the war of Marathas was carried first under राजाराम के अंडर शासनकाल में and under his wife ताराबाई। So the Mughals won, वहाँ पर मुगल जीत गए थे बीजापुर
and Golconda, yet the victories come to a heavy price. लेकिन जो विक्ट्री थी वो बहुत महंगी पड़ी थी उनको. औरंगजेब as an emperor. औरंगजेब was an astute स्टेट मुस्लिम. ये एक astute स्टेट मुस्लिम थे, एक तरह से रूढ़िवादी मुस्लिम थे, बहुत सिंपल रहते थे. एंड who lived his life as prescribed to कुरान. कुरान को उन्होंने अपनी लाइफ को प्रिस्क्राइब किया था. ड्यूरिंग हिज रेन, उसके शासन में देयर वाज नॉट टू मच डेवलपमेंट. उसने कल्चर के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में अधिक डेवलपमेंट नहीं किया, ना ही पैट्रोनस था, वो शौकीन था इन चीज़ों का. औरंगजेब वाज बाय टेम्परमेंट एंड एशिएटिक हु अवॉइडेड ऑल फॉर्म ऑफ लग्जरी. वह लग्जरी को अवॉइड करता था और इस कारण से उसने सभी अपने नॉवेल्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इसके लिए. वियर सिल्क अगेंस्ट हिज बॉडी. उसने इनकार कर दिया सिल्क पहनने से. औरंगजेब लिमिटेड हिज रीडिंग एंड वर्क, टेक्नोलॉजी एंड पोएट्री डिवोशनल. उसने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया था पोएट्री रीडिंग में. द एम्परर फाउंड बोथ म्यूजिक एंड द रिप्रेजेंटेशन आर्ट्स एंड डिस्टेस्टफुल. ही बैंड द प्लेइंग म्यूजिक इन हिज कोर्ट. और उसने अपने दरबार में म्यूजिक प्ले करने को बैन कर दिया था. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रिगार्डेड एट द रियल फाउंडर ऑफ मुगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इट वॉज इसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मुस्लिम मॉडल ऑफ रूल. यह बिल्कुल डिफर था ट्रेडिशनल के कारण. वाइल द इस्लामिक स्टेट वॉज ऑलवेज इन थियोरेटिक स्टेट, अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर स्टेट. यह एक थ्योरेटिक स्टेट मानी जाती थी, लेकिन अकबर ने फाउंडेशन रखी थी एक सेकुलर स्टेट की. अकबर हैड इनहेरिटेड स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत गवर्नमेंट सिंस नाइदर बाबर नॉर हुमायूं हैड टाइम ऑफ रीस्ट्रक्चर इट. ना तो बाबर और ना ही हुमायूं इसको रिस्ट्रक्चर कर पाए थे, लेकिन अकबर ने अपने शासनकाल में एक नए स्ट्रक्चर की शुरुआत की थी. He modeled his administration on the pattern of शेरशाह. शेरशाह के मॉडल पर उसने अपने शासन की शुरुआत की. अकबर रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम. और समय के अनुसार उसने रीऑर्गेनाइज किया अपनी गवर्नमेंट को. द सिस्टम डिवाइस्ड हैज मॉडर्न नोवल फीचर्स. इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं रही. रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स को उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी. एंड दे डिड नॉट एनक्रॉच ईच अदर. और वो एक दूसरे की जो पॉलिसीज थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको नहीं छीनते थे. ही ऑल्सो एंश्योर्ड दैट दे सपोर्टेड द बैलेंस ईच अदर. वो सबके साथ बैलेंस रखना चाहते थे. दस ही डिवाइज द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. इस तरह से उसने चेक, नियंत्रण करना और बैलेंस करने की पॉलिसी को फॉलो किया. ऑल सिविलियन एंड मिलिट्री पावर ऑफ द स्टेट वर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द किंग. जितनी भी मिलिट्री पावर थी या स्टेट्स की पावर थी वो सब राजा के हाथों में थी. अकबर एबोलिस्ट. अकबर ने प्रतिबंध लगाया था इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमास के प्रभाव पर. एंड द एम्परर वाज असिस्टेड इन द डिस्चार्ज ऑफ इंपीरियल फंक्शंस. कुछ वर्क्स थे जिनको प्रतिबंध किया गया था और कुछ से सहायता ली गई थी, जैसे लाइक वकील, वजीर जो प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान फाइनेंस मिनिस्टर थे, मीर बख्शी पे मास्टर जनरल ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एंड सदर इंचार्ज माने जाते थे रिलीजियस अफेयर्स के. अकबर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. उसने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया था. These were also patterned along the lines of central administration. इस तरह से केंद्रीकृत प्रशासन की ओर उसका रुझान था. Detailed rulers regulations were devised for governing district and provinces. Provinces और जिलों को गवर्न करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए थे. इवेंटली एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट के लिए शुरू किया गया था. For administrative convents, the empire was divided into 15 provinces. इस तरह से शासन को संचालित करने के लिए एम्पायर को 15 provinces सूबों में डिवाइड कर दिया गया. मुगल continued with शेरशाह system of government consisting सरकारास, districts and parganas. At the provincial level पर region was divided into जागीर. जो क्षेत्र होते थे उनको जागीरों में डिवाइड किया गया था, जिसमें विभिन्न मिलिट्री ऑफिशियल्स को नियुक्त किया गया था. There existed a large number of vassal states थी in between provinces, इन provinces के बीच में, and whose rulers acknowledged suzerainty of Mughal empire, जो कि मुगलों के साथ संपर्क में थे और उनके साथ अंडर कंट्रोल में, ओवर लीडरशिप में काम करते थे. They were permanently represented at the imperial court. वे एक imperial court को रिप्रेजेंट करते थे through their agents and were under obligations and render military services. और military services के रूप में
काम करते थे। देयर वाज नो क्लियर कट डिमोक्रेशंस, वहाँ पर कोई क्लियर कट डिमोक्रेशन नहीं था सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस में। दे परफॉर्म वेरियस पॉलिसीज एज वेल एज मिलिट्री ड्यूटीज, अलग अलग तरह की ड्यूटीज मिलिट्रीज के रूप में नियुक्त की गई थी। दे डिफेंडेड बॉर्डर्स, अलग अलग बॉर्डर्स को डिफेंड करना, मैन फोर्स को सुरक्षा देना, युद्ध करना इनकी ड्यूटीज में शामिल था। इन द टाइम ऑफ पीस, शांति के समय में वो पुलिस की ड्यूटीज को निभाते थे और टेक केयर करते थे लॉ एंड ऑर्डर का। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, किस तरह से पतन हुआ। मुगल एम्पायर की जो डिक्लाइन की शुरुआत हुई थी वो औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। द एक्सटेंड ऑफ मुगल एम्पायर में ट्रैवल टू कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, क्योंकि इस समय पर जो मुगलों का शासन था वो ट्रैवल और कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो गया था, बर्डन हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ ऑफ एम्पायर के लिए। औरंगजेब कुड नॉट रिसीव बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ अकबर, जो औरंगजेब था वो अकबर के द्वारा चलाई गई पॉलिसीज को बेनिफिटेड नहीं कर पाया। एंड हिंदू जर्नल्स के साथ वो राजपूत जो थे पर्टिकुलर उनके साथ बॉन्डिंग नहीं रख पाया। हिज डिकेन पॉलिसीज जो थी उसके कारण जो मनी थी एम्पायर की, जो मनी थी वो खत्म होती चली गई थी। औरंगजेब प्रोटोनोडेज एब्सेंस फ्रॉम नॉर्थ एरिया से जो उनकी एब्सेंस थी उसके कारण जो करप्शन था वहाँ पर वीक, उसके कारण जो साम्राज्य था वो वीक होता चला गया। सिंस देयर वाज नो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन, और उसके बाद कोई सक्सेशन के लिए क्लियर लाइन भी नहीं थी। वार्स वर फोर्ट ओवर इट, इसके कारण वहाँ पर युद्ध होते थे सक्सेसर के लिए। मोर ओवर द रूलर्स आफ्टर औरंगजेब वर वीक, और उसके बाद जो औरंगजेब के बाद शासक बने वो वीक थे और इनइफेक्टिव थे। द नोबेलिटी ऑफ लेटर मुगल एम्परर वर नॉट वेरी एफिशिएंट, बाद के जो शासक थे वो बहुत अधिक कुशल नहीं थे। जाट और सिख की जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी। द मुगल सोल्जर्स इन Deccan were very weary and mutant. The Deccan could never be completely subdued, and stimately the Marathas were becoming the alternate center of power. जो डिकन था वो औरंगजेब के लिए कभी भी पूर्ण तरह से नियंत्रित नहीं हो पाया, जिस कारण से मराठास जो थे उनकी पावर वहाँ पर बढ़ती चली गई और मुगलों का साम्राज्य अंत होता चला गया। इस तरह से हमने देखा किस तरह से मुगल साम्राज्य शुरू हुआ, किस तरह से उसका अंत हुआ। This chapter is completed here. You will read this chapter with the help of this video and with your book. Question answers and book work we have already discussed in live class. So you will complete this chapter with the help of this video. Okay then, thank you.